हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के बारे में कि कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, अपना आंसर किस तरीके से लिखना है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है उसमें टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन जो ए है इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। इसके बाद है सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि आप एक यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लो, यानी कि उस यूनिट से रिलेटेड जो भी 5-6 क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आपको करना होता है आप वो भी कर लोगे, और सेक्शन बी का भी आप एक क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप चाइना से रिलेटेड जो यूनिट है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं चाइना से रिलेटेड? तो 5 या 6 क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर आप ये 5-6 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप वो भी अच्छे से कर सकते हो, और जो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं उसमें भी आप एक क्वेश्चन सेक्शन बी में चाइना से रिलेटेड अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपको चाइना के भौतिक प्रदेश अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं कि जैसे आपने ये बता दिया कि चाइना में कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मैदानी इलाका है, कौन सी नदियाँ वहाँ पर बहती हैं। तो चाइना के बारे में जो भी मेन बातें होती है, चाइना को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, वो सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी होती हैं। इसके साथ जैसे मान लो जो सेक्शन सी है उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 5 पेज भरने होते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको लिखना तो सिर्फ 4 पेजों में है। जो 5वां पेज है उसमें आपको क्या करना है कि आप चाइना का मैप बना देना। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एग्जैक्ट वैसे ही बनाओगे जैसा कि मैप में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फ्री हैंडली आपको वहाँ पर थोड़ी सी शेप देनी होती है जिससे ये पता चल जाए कि ये चाइना का मैप है। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पर 4 या 5 जगह शो कर देना कि ये भौतिक प्रदेश है। जैसे कि चाइना है जो वहाँ पर गोबी का मरुस्थल है, मंगोलिया, तो ये चीज़ें जो है वो आप थोड़ी थोड़ी शो कर देना। तो इस तरीके से क्या होता है, एक तो आपका जो पेज है वो कवर हो जाएगा। सेकंड कि अगर आप 3-4 नाम वहाँ पर लिख देते हो भौतिक प्रदेश के, तो जो आपका आंसर है वो इफेक्टिव बनेगा। एग्जामिनर आपका पूरा कभी भी आंसर नहीं पड़ेगा, वो ये देख लेगा कि आपने भौतिक प्रदेशों के नाम लिख रखे हैं या फिर नहीं। अपना जो आंसर होता है उससे आप हमेशा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना। जैसे कि आपने फर्स्ट भौतिक प्रदेश लिख दिया, फिर सेकंड भौतिक प्रदेश लिख दिया, उसको आप अंडरलाइन करो, एरो का निशान बनाकर नीचे से अपना जो आंसर है वो लिखना शुरू करो। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपके जो पेजेस हैं वो ज़्यादा भर जाएंगे, सेकंड कि आपका जो आंसर है वो देखने में भी इफेक्टिव बनेगा। तो इस तरीके से एक तो आप जो चाइना का भौतिक प्रदेश है वो अच्छे से तैयार कर लो। सेकंड कि चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कृषि प्रदेश का। कृषि प्रदेश में आपको क्या करना है, जैसे कि जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो एरिया है जहाँ पर नदियाँ बहती है। जैसे कि यांगटी सिकियांग नदी है, हवांगबो नदी है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो नदियाँ हैं वो कौन से एरिया में से बहती है। तो कृषि प्रदेश में क्या होता है कि जैसे आपने एक जगह का नाम लिख दिया, फिर आप बताओगे कि यहाँ पर ये वाली नदी बहती है जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को पानी की सुविधाएं हैं जिससे वो यहाँ पर कृषि कर सकते हैं। यहाँ की मृदा उपजाऊ है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त होती है, यहाँ पर ये वाली कृषि होती है। कुछ जैसे आपने फसलों के नाम लिख दिए, उसके बाद आप ये बता दो कि यहाँ पर कृषि के अलावा इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं जिससे कि जो कृषि में जो भी कुछ उगाया जाता है वो वहाँ पर उद्योगों में यूज़ कर लिया जाता है कच्चे माल के रूप में। तो इस तरीके से जो कृषि प्रदेश होता है उसमें क्या है कि जो भी 5-6 कृषि प्रदेश है उनके आपको नाम लिखने हैं। सेम वही बातें आ जाएंगी कि यहाँ पे ये नदी बहती है, ये वाली यहाँ पे मिट्टी है। बस वो जो 5-6 लाइनें आप लिख रहे हो हर एक प्रदेश में वो आप ऊपर नीचे लिख देना। और जो कृषि प्रदेश है आपको इतना बताना चाहिए कि ये कौन से एरिया में है। मीन्स कि जो चाइना की फेमस जगह है उनके आप नाम याद कर लो, जैसे कि ब्रीजिंग, इस टाइप के जो भी नाम है चाइना के वो थोड़े बहुत आप याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कृषि प्रदेश का जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। या तो ये पूछा जाएगा कि कृषि प्रदेश बताओ, या फिर ये कह सकते हैं कि चाइना में कौन कौन सी कृषि होती है। मेनली क्वेश्चन आपका कृषि प्रदेश से रिलेटेड ही आ सकता है, लेकिन अगर ये भी आ जाता है कि कृषि के बारे में आपको बताना है, फसलों के बारे में बताना है, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मान लो कि अगर आपके पूरे पेपर में कहीं पर भी फसल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि बस आपको कंट्रीज़ के थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, जैसे कि आपने लिख दिया रबी की फसल, रबी की फसल में आपने लिख दिया गेहूँ,
तो सारी बातें सेम होगी, बस उस कंट्री के थोड़े से आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि गेहूँ आपने लिख दिया, आप कहोगे कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय का पौधा है, गेहूँ है जो वो शीत ऋतु में उगाया जाता है, गेहूँ के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, गेहूँ के लिए इतनी वर्षा चाहिए, जो गेहूँ है उसे ज़्यादा यानी कि ठंड भी नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसका जो दाना है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। फिर आप ये लिख दोगे कि गेहूँ इन इन इलाकों में पाई जाती है। इसी तरीके से आप लिख दोगे कपास, कि कपास उष्णकटिबंधीय पौधा है, कपास है जो वो खरीफ की फसल है, कपास के लिए इतने टेम्परेचर चाहिए, इतने सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ये सारी बातें। फिर आप 3-4 जगह के नाम लिख दोगे जो कि नदी के पास होंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी नदी या इलाका होता है जहाँ पर नदियाँ बहती हैं वहीं पर ज़्यादा कृषि की जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको अगर कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो कि आपने फसलों के नाम लिख दिए, फसलों के आगे आपने ये तो पता ही है आपको कि कौन सी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, कौन सी ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। अगर खरीफ की फसल है तो नॉर्मल सी बात है कि उसको टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा ही होगा और जो वर्षा है वो भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर रबी की फसल आती है तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, जल की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल उनको जल मिल जाए, नॉर्मल वर्षा हो जाए तो भी उनका काम सर जाता है। तो इस तरीके से ये जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो अगर वो आ जाता है तो। लेकिन अगर कृषि प्रदेश आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको उस जगह का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फसल और कृषि से रिलेटेड। ओके, अब हम मेन बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला भौतिक प्रदेश, दूसरा कृषि के प्रदेश, तीसरा यहाँ पर उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि चीन में कौन कौन से उद्योग हैं, तब तो आपको क्या है कि उद्योगों के नाम बताने हैं, तो या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो पूछ लेगा कि चीन में जो सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, उसके बारे में बताओ, लोहा इस्पात उद्योग है उसके बारे में बताओ, इस तरीके से। अगर मान लो कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तब आप अपना आंसर कैसे लिखोगे कि आपको ये तो पता ही है कि सूती वस्त्र उद्योग है, कोई भी उद्योग है उसकी स्थापना करनी है, हर एक क्वेश्चन में ये अप्लाई होएगा। कोई भी उद्योग अगर आ जाता है, मतलब एक स्पेशल उद्योग के बारे में पूछा जाए तब, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको उद्योग की स्थापना करनी है तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि कच्चा माल मिलना चाहिए। अगर सूती वस्त्र उद्योग है तो आपको कपास कच्चे माल के रूप में चाहिए, तो वो आपको मिलना चाहिए। सेकंड कि वहाँ पर ऊर्जा अच्छी से होनी चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, कच्चे जो जिस यानी कि जिसके लिए उद्योग लगाया गया है, ठीक है, जिस चीज़ पर उद्योग है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है तो उसकी मांग भी होनी चाहिए, सूती वस्त्र की मांग होनी चाहिए, बाजार उपलब्ध होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 6-7 पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप 2 या 3 पेज आसानी से भर सकते हो कि किन किन कारणों से आप वहाँ पर उद्योग स्थापित करोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जैसे चीन से रिलेटेड आपको ये पता है कि कौन कौन सा जो एरिया है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, बस आप वहाँ पे थोड़े से नाम लिख देना कि चीन में ये वाला एरिया है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता है, कोयला शक्ति के साधन के रूप में यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है जिससे जो श्रमिक है वो भी सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें आप इस तरीके से लिख सकते हो। कोई भी उद्योग आता है तो सेम बातें वही है, 7-8 पॉइंट तो आपके इसी से रिलेटेड बन जाएंगे कि आपको उद्योग लगाना क्यों है, कि स्थानीयकरण के क्या क्या कारक हैं, जैसे कच्चा माल हो जाएगा, ऊर्जा संसाधन हो गया, श्रमिक हो गया, बाजार की उपलब्धता होगी, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा चीन से रिलेटेड। या फिर चीन की जलवायु पूछी जा सकती है। अब चीन की जलवायु कैसी है उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, और चीन के जो खनिज हैं वो आप बता देना कि जैसे आपने बता दिया कि चीन है जो उसमें लोहा मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप बता देना कि सबसे पहले जो लोहा है उसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। फिर कोई 4-5 फेमस जगह आप याद कर लो चीन की, फिर आप लिख देना कि इन क्षेत्र में चीन में लोहा का उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से आप कोई भी जैसे सोना कहाँ पर मिलता है तो सबसे पहले बता दो कि सोने का यूज़ कहाँ होता है। मीन्स कि जो भी आप खनिज लिख रहे हो पहले उन खनिजों के उपयोग बता दो। उसके बाद क्या करना है कि चीन के जो आप 10-15 नाम याद कर रहे हो जगह के, वही आपको हर एक क्वेश्चन में लिख देनी है, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन कृषि प्रदेश से रिलेटेड आ रहा है, सूती वस्त्र उद्योग से आ रहा है, खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके से जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है वो भी आप कर लोगे। नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर मैदानी इलाका होगा वहाँ की जलवायु अच्छी होगी, जैसे ही पर्वतीय इलाका होगा तो वहाँ पर ठंड होने लग जाएगी, ठीक है। वहाँ पर यानी कि ठंड है तो लोग भी वहाँ पर कम रहते हैं, जबकि जो मैदानी इलाका होता है वहाँ की जलवायु अच्छी होती है जिसके कारण वहाँ पर लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है, जिससे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। सेम वही बातें हैं
5-6 जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे वही चीज़ें आपकी रिपीट होंगी, बस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज है, आंसर में लगभग बातें सेम ही रहती हैं, घुमा फिरा कर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा चीन का अपवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब आपको अपवाह तंत्र से आ जाएगा तो 5-6 नदियाँ हैं चीन की, वो फेमस है, बस आप लिख देना कि जैसे यांगटी से क्यांग नदी है, हवांगहो नदी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये नदी कौन से एरिया से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये जो नदी है ये यहाँ से बहती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर वो कृषि कर लेते हैं, उन्हें जल की उपलब्धता हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ मिल जाती है, और यहीं से जो कृषि होती है इसी के बेस पर यहाँ पर उद्योग धंधे लगा दिए गए हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है कंट्री। वो सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी है। मीन्स कि जो नदी है उसके बारे में तो आपको बस 2-3 लाइनें लिखनी है कि नदी निकलती कहाँ से है, उसके बाद तो आपको वही बातें लिखनी है कि नदी है तो क्या क्या बेनिफिट हैं। तो इस तरीके से अगर आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रखी है तो ये जो 5-6 क्वेश्चन होंगे इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि सेक्शन सी में जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा, और जो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन करना है वो भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पढ़नी है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में कौन से क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले कि जो प्रदेश है उसका मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भूमध्य सागरीय प्रदेश और जो प्रेरी प्रदेश हैं वो कौन से होते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लेने हैं यूनिट फर्स्ट में से। इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका है जो उसकी आपको जो भी जैसे खनिज वगैरह हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है एक तो वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है जो उसके औद्योगिक प्रदेश, ये 2 क्वेश्चन आप दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड कर लो। अफ्रीका से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन करने हैं तो एक औद्योगिक प्रदेश, दूसरा कि वहाँ पर खनिज कौन से मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट से आप ये पढ़ लो कि प्रदेश होते क्या हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में और प्रेरी प्रदेश के बारे में। मान लो कि अगर क्वेश्चन भूमध्य सागरीय प्रदेश आता है या फिर प्रेरी प्रदेश आता है, अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे कि आप पूरा वर्ल्ड का मैप बना दोगे, ठीक है। वर्ल्ड का मैप पूरा बना देने के बाद जहाँ पर भी जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश है तो नॉर्मल सी बात है कि जो वर्ल्ड का आपने पूरा मैप बनाया है उसके बीचों बीच जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, राइट, तो उसके आसपास का जो इलाका है वो थोड़ा थोड़ा आप शो कर देना और ये बता देना कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो इस तरीके से बेनिफिट क्या होता है कि जो आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन करना है, मान लो अगर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको 2 पेज लिखने हैं और 1 पेज में आपने अपना मैप बना दिया, 2 या 2.5 पेज लिखकर आधे पेज में 1 पेज में आपने अपना मैप बना दिया। इसी तरीके से अगर प्रेरी प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तभी भी आपको क्या करना है कि आप मैप बना देना, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा शो कर देना कि जो प्रेरी प्रदेश है वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको लिखना कम पड़ेगा और मैप बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही आपको एग्जैक्ट वैसा ही मैप बनाना है। तो मैं इसकी एक मतलब पिक्चर डाल दूंगी कि किस तरीके से आप हल्का सा लाइट वे में मैप बना सकते हो वर्ल्ड का, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जब चीन का मैप बनाना है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा वर्ल्ड का मैप बनाओगे, नहीं, आपको सिर्फ चीन का ही मैप बनाना है। तो इस तरीके से मैंने आपको 6-7 जो क्वेश्चन है मेनली वो बता दिए हैं। फर्स्ट यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मानसून होता क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश और प्रेरी प्रदेश। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो वो ये पूछा जाएगा कि प्रदेश होता क्या है, कि आप प्रदेश के बारे में किन्हीं 2 प्रदेशों के बारे में बताओ, या फिर ये कह देंगे कि भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में बताओ या फिर प्रेरी प्रदेश के बारे में बताओ। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, अगर आपने ये 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा जो चीन की यूनिट है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा आपको दक्षिण अफ्रीका में जो औद्योगिक प्रदेश हैं, जो औद्योगिक खनिज हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि यही क्वेश्चन आपके आएंगे, पर हाँ मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चीन यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो बेनिफिट ये होगा कि सेक्शन सी में भी आपको एक क्वेश्चन करने को मिल जाएगा और सेक्शन बी में भी आप अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके अलावा जो आप फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको बेनिफिट है कि मे बी वो क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में भी देखने को मिल जाए, बट सेक्शन बी में भी आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपने जो भी पढ़ रखा है बस आप उसको रिवाइज कर लो थोड़ा बहुत, तो आपका आंसर हो जाएगा। मान लो कि पेपर में ऐसा हो जाए कि आपको पेपर आपने देखा और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपको नहीं आए, ठीक है, कोई भी आपने यूनिट पढ़ी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको क्या करना है कि आपको ये तो पता ही है कि कृषि प्रदेश का क्या मीनिंग होता है, कि एक जगह होगी जहाँ पे कृषि होगी,
कुछ फसलें उगाई जाती होंगी, तो बस आपने यही करना है कि उस जगह का नाम लिख देना, फसलों के नाम लिख देना, फसलों के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, वर्षा कितनी चाहिए होती है और मिट्टी कौन सी चाहिए होती है, जैसे कि कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, इनके लिए जैसे जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। तो ये वाली सारी बातें आप लिख सकते हो कौन सी टाइमिंग में, अगर आपको बिल्कुल भी पेपर नहीं आता। अगर कोई भी जैसे उद्योग से रिलेटेड आ जाता है तो आपको क्या लिखना है कि आपने पहले उद्योग ये बताओगे कि इसके स्थानीयकरण के क्या क्या रीज़न है, कि वहाँ की मिट्टी अच्छी थी, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर कृषि अच्छी होने लगी, जिससे कच्चा माल मिल गया, मीन्स कि कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा कि वहाँ पर शक्ति के साधन यानी कि जैसे कोयला वगैरह मिल जाएगा। तीसरा कि वहाँ पर बाजार की उपलब्धता, ठीक है, कि वहाँ पर जो भी हम उद्योग जिस भी बेस पर लगाया गया है, सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया तो उसकी डिमांड है सूती वस्त्र की, राइट, इस तरीके से लिखना है। और वहाँ पर श्रमिक है जो वो सस्ते में मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप वो बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेपर की तैयारी करोगे तो आपको ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प होगी, क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन बात यही है कि आपको एक यूनिट तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, जिससे कि आपको सेक्शन सी और बी अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप कर सको। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो भी आपके हो जाएंगे अगर आप यूनिट फर्स्ट अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, 2 या 3 क्वेश्चन जो भी उसके भौतिक परिदृश्य से रिलेटेड हैं वो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।